हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। या तो उनके पास टाइम नहीं है, इतना सारा सिलेबस कर रहे हैं, वो मोटी मोटी किताबें कर रहे हैं, कोचिंग का मटेरियल कर रहे हैं, या उन पढ़ना चाहते हैं तो समझ में नहीं आती, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो इन सब बच्चों का सोल्यूशन लेके आया हूँ भाई। मैं एनसीईआरटी का सार समझाऊंगा आपको, हर पेज पे जाके उसको फास्ट फास्ट आपको बताऊंगा कि यहाँ क्या लिखा है, क्या कंसेप्ट है। तो इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा और ये मैंने शुरुआत करी है अपनी तरफ से, देखते हैं कितनी सफल होगी। आपसे जो इस सार, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं कि आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठेंगे। हर चैप्टर की जो भी चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखाऊंगा और मार्क कराऊंगा वो साथ साथ लिखोगे। रफ कॉपी पे लिखो, चाहे वहीं पे लिखो, चाहे अपने नोट्स में लिखो। और तीसरा रूल है बच्चों, इस प्रोग्राम को सपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू तभी करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ, इससे बच्चों को रियल में बेनिफिट हो रहा है। आपको लगता है कि इसमें कुछ ये चीज़ हो सकती है, ये हो सकती है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी का आपको जितना निचोड़ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और शुरुआत मैंने क्लास 11th के टॉपिक से करी है, मैं इसको 12th के टॉपिक से भी कर सकता हूँ। और ये आपको हर एग्ज़ाम में सब फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको कराऊंगा क्या, पहले ही बता देता हूँ। मैं हर चैप्टर के कंसेप्ट, आपको हर पेज पे क्या क्या लिखा है, क्या फैक्चुअल डाटा है जो आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट, वो सब डिस्कस करूँगा। मैं क्या नहीं कराऊंगा, मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आपको, इस चैप्टर इस बुक के एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा। वो क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो आप करेंगे। हाँ, अगर ये प्रोग्राम बहुत हिट होता है, बहुत पसंद आता है आप लोगों को, बहुत फ़ायदा होगा, तब मैं ये कराऊंगा आपको, ठीक है। तब मैं एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल भी कराऊंगा। लेकिन अभी मैं पहले फेज़ में आपको कंसेप्ट कराना चाहता हूँ कि आपको हर पेज पे पता लगे क्या लिखा है। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, अगर आपको ये नहीं पता, मतलब आपने पूरा पढ़ लिया और जो आपने पॉइंट छोड़ दिया वो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो मैं हर कंसेप्ट को कवर करने जा रहा हूँ बहुत फास्ट तरीके से, ताकि आपको टाइम भी सेव हो और आपको फटाफट आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट पता लग जाए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है यहाँ पे कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। और इस वीडियो के साथ जितने लोग इस वीडियो को देखें उतने लोग इस वीडियो में कमेंट करें, बताएं क्या फ़ायदा हुआ, जो आपका डाउट है वो लिखें, ताकि मैं इसकी जब दूसरी वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर की, आपके उस डाउट को उसमें कवर कर दूँ, ठीक है। तो ये ज़रूर लिखें। चलो शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो बता देता हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाऊंगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, एक्यूरेसी, यहाँ तक पढ़ाऊंगा बच्चों आज की क्लास में, ठीक है। और फिर अगर आपको ये पसंद आई तो अब दूसरी क्लास शुरू होगी इसकी, ठीक है। देखो बच्चों, यूनिट क्या होती है, पहली लाइन में यहाँ यूनिट के बारे में बताया। यूनिट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। मतलब जो हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूनिट। जैसे आप मास की यूनिट क्या होती है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड अमाउंट है बच्चों, है ना। कोई ऐसा तो नहीं बोलता दुकानदार कि भाई मेरा तो 1 kg का अमाउंट ना इतना है बस, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबका एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, वही एक्सेप्टेबल होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिट। इसके बारे में बताया गया कि भाई एक मतलब यूनिफाइड होती है यूनिट। ये दो तरीके की होती है बेटा, बेस यूनिट, बेस को यूनिट बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए आपको यूनिट की ज़रूरत है। बेस यूनिट होती है जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और डिराइव यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। देखो आपने मीटर और सेकेंड का यूज़ करके मीटर पर सेकेंड बनाया, ठीक है। यहाँ हमें इसमें नीचे बताया गया कि कुछ इस लाइन में कि भाई यहाँ बताया गया कुछ पुराने यूनिट सिस्टम भी हैं, जैसे CGS, FPS, MKS। CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखो CGS सिस्टम में बच्चों आपको ध्यान देना है, CGS सिस्टम में मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकेंड में। FPS सिस्टम में मास को पाउंड में, लेंथ को फुट में और टाइम को सेकेंड में। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है। MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो ये 3 यूनिट सिस्टम थे, लेकिन पूरी दुनिया परेशान हो गई। उन्होंने कहा नहीं यार अब बहुत हो गया, अब बच्चों को भी अलग अलग यूनिट पढ़नी पड़ती, हम भी परेशान। तो एक नया सिस्टम आया जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनली द यूनिट्स। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है। और ये 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था। और समझा बच्चों, इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। देखिए इसकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ये SI सिस्टम है बेटा। देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। वारे वाह एनसीईआरटी, इन्होंने तो करंट भी नहीं लिखा, इलेक्ट्रिक लिख दिया, करंट लिखना है।
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, और टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की है कैंडिला। ठीक है, और इनके सिंबल भी आप देख सकते हो। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है बच्चों। शायद इस दिन मैथमेटिक्स वाले टीचर नहीं आए थे तो उन्होंने कहा हमारी भी यूनिट दिखो। उनसे पूछा भाई तुम्हारी कौन सी यूनिट है, तुम्हारी कौन सी क्वांटिटी है, उन्हें बोला फिजिकल क्वांटिटी हमारी एंगल। तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी रखी गई, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये वाले जो यहाँ लिखे हुए हैं देखो, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता है बेटा जो आज तक तुम पढ़ते हैं वो प्लेन एंगल है, थीटा इक्वल टू ये लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, इसकी यूनिट होती है रेडियन, और इसका सिंबल क्या होता है बेटा, देखो RAD यहाँ लिखा हुआ है इस पैरा में। ये पैरा दर पैरा मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या लिखा है। और इस पैरा बताया गया कि एक दूसरी यूनिट होती है बच्चों, दूसरी क्वांटिटी होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होती है कि कोई सरफेस कितना एंगल बना रहा है। जैसे एक सरफेस है ये एरिया कितना एंगल बना रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये है देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ अलग से दिखा दिया आपको, ये एक एरिया है। इसमें तो ऊपर वाले में तो लाइन एंगल बनाते हैं, इसमें एक एरिया एंगल। जैसे मेरा हाथ आपके कैमरा पे कितना एंगल बना रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो इसमें लिखते हैं एरिया अपॉन ये जो रेडियस है बेटा R, A/R²। ठीक है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन और सिंबल होता है उसका SR। देखो यहाँ पे लिखा है, इसकी यूनिट है स्टेरेडियन और सिंबल है SR। और इसका जो ये सिंबल होता है बच्चों, ओम सिंबल होता है, ओम। ठीक है, सॉलिड एंगल का। अभी सॉलिड एंगल के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, आगे आएगा 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। तो इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, वो सारी आपको SI ड्राइव क्वांटिटी बोलनी है कि वो SI डिराइव क्वांटिटी है। अब यहाँ डेफिनेशन दे रखी है बच्चों इनकी, 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। तो बेटा इन डेफिनेशंस के लिए यहाँ एक लाइन दिखी गई है, द वैल्यूज मेंशन हियर नीड नॉट टू बी रिमेंबर और आस्क इन अ टेस्ट। ये टेस्ट में नहीं पूछी जानी चाहिए और याद रखने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इन्हें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये जब आप चैप्टर में जाओगे, जैसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मिलेगी। ठीक है, तो तब आप समझ सकते हो, अदरवाइज यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में कि इस पेज पे क्या क्या लिखा है। इस पेज पे लिखा है कि देखो यहाँ से शुरू होता है ये जो मैंने आपको समझाया कि अपेंडिक्स A2 है पिछले चैप्टर में, 214 पेज के आसपास, वहाँ सारी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, उनको देख लेना है एक बार। ठीक है, वहाँ अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ। बेटा इस पैरा में लिखा गया है कि जैसे हम डेली लाइफ में लेंथ मेज़र करते हैं तो मीटर स्केल से हम 1 मिलीमीटर तक की डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। देखो 10⁻³ मीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर है ना। 10 का स्क्वायर मीटर यानी कि कितना हो गया, 100 मीटर, 200 मीटर, इस ऑर्डर की डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। उससे छोटी मेज़र करने के लिए वर्नियर कैलिबर का इस्तेमाल किया जाता है, जो लगभग 10⁻⁴ मीटर, ठीक है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर मेज़र कर पाता है। इसके बाद नीचे लिखा है कि स्क्रू गेज होता है बच्चों, स्फेरोमीटर और स्क्रू गेज, वो कितनी डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, 0.01 मिलीमीटर। याद करो, एक्सपेरिमेंट भी करा रखा है मैंने एक वीडियो में, आपको आपके स्कूल में बताया जाएगा। तो ये ऐसी डिस्टेंस तक मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो बताया कि इन डिवाइस से इससे छोटी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, अगर हमें इससे भी छोटी डिस्टेंस मेज़र करनी है तो हमें इनडायरेक्ट मेथड चाहिए होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मेज़र करनी है तो भी इनडायरेक्ट मेथड थे शुरुआत में। अब देखो बेटा यहाँ कुछ और डेली लाइफ की यूनिट दे रखी है इस पैरा में, जैसे मिनट, 60 सेकेंड, आवर, डे, ईयर, डिग्री, टेम्परेचर के लिए डिग्री होती है, ओ सॉरी एंगल वाली डिग्री है। ठीक है, लीटर, टन, कैरेट, कैरेट होता है ना, सोना चांदी खरीदते हैं तुम्हारे मम्मी पापा, वो कैरेट। तो ये कुछ बेसिक यूनिट दे रखी हैं, आप एक बार इन पर नज़र डाल सकते हो। अब देखो बेटा यहाँ आ जाओ, मेज़रमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, ये कैसे मेज़र करें, तो यहाँ एक पैरेलैक्स मेथड आपको समझा रखा है। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है बच्चों, पहले इसके बारे में यहाँ इतने पैरा में क्या लिखा हुआ ये बता देता हूँ। जैसे आप एक पेन को पकड़ लो ऐसे, और एक आँख पे हाथ रख के दूसरे से उसे देखो, फिर उसको दूसरी आँख पे हाथ रख के इससे पहले से देखो, तो क्या होगा बेटा, इसकी पोजीशन स्लाइटली आपको डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। ये यानी कि 2 ऑब्जर्वर पॉइंट अगर हों तो किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखते हैं। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट को 2 डिफरेंट ऑब्जर्वर देखेंगे तो उनको अलग अलग दिखाई देगी, ये कह सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरेलैक्स। अब मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ बच्चों आपको।
फिर आपको यहाँ एक कंसेप्ट है जो इससे पहले पता होना चाहिए। जैसे ये थीटा है और ये आर्क है, कोई बच्चों सर्कल की आर्क है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होगा। पढ़ा है इतनी बात, एल बाई आर। लेकिन अब मैं कहूँ ये लेंथ और ये लेंथ क्या बराबर हो सकती हैं, तो आप कहोगे नहीं सर, ये आर्क की लेंथ और ये सीधी लेंथ है। लेकिन अगर ये एंगल बहुत ऐसे है, ये छोटा होता जाए, छोटा होता जाए, छोटा होता जाए, ऐसे छोटा हो गया, बहुत छोटा, देखो, तो उस केस में डी एल छोटा, डी थीटा और छोटा हो गया, तो डी थीटा इक्वल टू डी एल बाई आर लिख सकते हैं। और इस केस में सीधी लेंथ और आर्क की लेंथ लगभग बराबर होगी, ठीक है। इसकी क्या जरूरत थी सर हमें, देखो भी काम आएगी। जैसे पैरेलक्स मेथड से बच्चों हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस मेज़र के कहने की बजाय आप कह सकते हो कि एस्टिमेट करते हैं, कि अंदाज़ा लगाते हैं कितनी है ये, ठीक है। जैसे पोल स्टार है, ठीक, और आप यहाँ पे हैं, ये जगह है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में खड़े हैं आप, और यहाँ से आपने देखा कि पोल स्टार आपकी आइस पे वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। आपने यहाँ से एंगल पता कर लिया θ1। फिर आप चलते 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 कहाँ पहुँचे, जापान, टोक्यो, ये टोक्यो है, ठीक है। आपने देखा पोल स्टार साल के उसी दिन, जिस दिन आप यहाँ थे उसी दिन, साल के उसी दिन, ताकि अर्थ के रेस्पेक्ट में पोल स्टार की पोजीशन सेम हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। आपने देखा टोक्यो के जगह जाके आपके आइस पे जो एंगल बना रहा है वो पोल स्टार वर्टिकल के साथ, वो θ2 है, ठीक है, θ2। तो ये θ1, ये θ2, तो ये टोटल θ1 प्लस θ2 नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये एंगल पता लग गया, और दिल्ली से टोक्यो की डिस्टेंस पता लग गई। तो क्या पोल स्टार की डिस्टेंस नहीं पता कर सकते हम, कैसे? ये डिस्टेंस बच्चों बी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिस, ठीक है। और ये होती है डी डिस्टेंस, और ये एंगल है पैरालेक्टिक एंगल। तो ये अब देखो दिल्ली और टोक्यो के बीच में जो डिस्टेंस है वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पोल स्टार के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी नहीं है बच्चों को, तो ये बहुत छोटा एंगल होगा एक्चुअल में ऐसे, लेकिन आपको समझाने के लिए बड़ा बना है। तो यानी कि सीधी डिस्टेंस आर्क की लेंथ की तरह काम करेगी। तो अगर मैं इस टोटल को थीटा मान लूँ तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, बी बाय डी। बी इज कॉल्ड बेसिस, डी इज कॉल्ड पैरालेक्टिक डिस्टेंस, थीटा इज पैरालेक्टिक एंगल। इससे आप इजीली अगर कोई एक पता है तो दूसरी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे समझाया गया है पैरेलक्स मेथड में, ये पिछले पेज से यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एंगल होता है, जब ये एंगल छोटा होता है, थीटा स्मॉल होता है, तो आर्क की लेंथ यही बराबर होती है। अब यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। देखो ये कोई पॉइंट है बहुत दूर, हमने ए पॉइंट से इसको देखा, फिर बी से देखा, इसने एंगल बनाया, तो ये जो डिस्टेंस होती है बेटा बी, और ये कैपिटल डी। तो यहाँ से देखो थीटा इक्वल टू बी बाई डी, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, बी बाय थीटा, ठीक है, यही तो लिखा है, ठीक है। तो ये जितना छोटा होता जाता है उतना अप्रोक्सीमेटली सही लेंथ आती है। ध्यान दें थीटा की जो यूनिट होगी बच्चों रेडियन होगी, ठीक है, और बी बेसिस ये भी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनकी सेम यूनिट होगी जो भी आप रखना चाहते हो, तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा। फिर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर आप इसके क्वेश्चन करोगे तो उससे पहले आपको ये कैलकुलेशन जरूर पता होनी चाहिए। देखो यहाँ ना एंगल को कन्वर्ट करा रखा है, मैं एग्जाम्पल सारे नहीं कराऊंगा, लेकिन जो जरूरी एग्जाम्पल है जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा वो जरूर बताऊंगा। एंगल ऑफ 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान रखना 360 डिग्री एंगल जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री यहाँ से कितना आएगा, 2 पाई बाय 360, यानी कि 2 से 2 काट दिया, पाई बाय 180, पाई की जगह 3.14 रखो, 180 से डिवाइड करो, सॉल्व करके ये आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री में इतने रेडियन होंगे, ठीक है। फिर उसने कहा कि 60 मिनट, देखो दूसरा पार्ट इसका, 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे, तो 1 मिनट जो होता है बच्चों 60 मिनट में जो होता है 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1 डिग्री बाय 60, और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बेटा, 1.74 इंटू 10 की पावर -2 हम लिख के लाएँ, अपॉन 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2.91 इंटू 10 की पावर -4। ये 1 मिनट में इतने एंगल आ गया, ठीक है, 1 मिनट में इतने रेडियन आ गए। बिल्कुल ऐसे पूछा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होंगे, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। जैसे एंगल की यूनिट, जैसे टाइम की यूनिट मिनट और सेकंड होती है ना, ऐसे एंगल की यूनिट भी होती है। तो 1 सेकंड में 1 मिनट बाय 60, 1 मिनट कितना होगा 2.91 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 60। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपने ये पैरेलक्स मेथड समझा और एंगल कन्वर्जन, इससे आप कोई क्वेश्चन कर पाओगे। सोल्ड एग्जाम्पल है, बड़े प्यारे प्यारे से आप समझेंगे और करेंगे, ठीक है।
इसके बाद अब क्वेश्चन आया, ये तो हमने बड़ी डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाया भाई इससे, पैरेलैक्स मेथड से। इस पेज पे पूरे पे देखो ये पैरेलैक्स ही था, ये क्वेश्चन था, फिर ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, ये आप खुद करो। अब अगले पेज पे आ जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट इज साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। हम एक मॉलिक्यूल का साइज पता करना चाहते हैं बच्चों, इसका एस्टिमेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आया एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये पता करने जाना है। तो यहाँ हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिससे बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं बेटा ऑलिक एसिड टेस्ट, ठीक है। इससे हम किसी भी, इस ऑलिक एसिड एक मटेरियल है, कोई एसिड है, इसके मॉलिक्यूल का साइज का अंदाज़ा लगाते हैं। वो कैसे हो सकता है सर? देखो बेटा, पहले तो क्वेश्चन ये है कि सर ये ऑलिक एसिड क्या है, पहले इसको समझा देता हूँ। देखो इस पैरा में क्या लिखा हुआ है, एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों 10 और -8 to 10 की पावर -10 मीटर के साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, स्केल विस्केल, इनके बस की नहीं है कि ये डिस्टेंस को मेज़र कर दें, ठीक है। ये इस डिस्टेंस को मेज़र नहीं कर सकते, तो क्या करें। तो हमें बताया गया कि बेटा, अब हमने सोचा कि यार फिर से उससे देख लेते हैं, क्या कहते हैं ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इस लाइट पे डिपेंड करते हैं, मतलब लाइट देखते हैं ना हम किसी चीज़ को, तो लाइट जब जाके गिरती है किसी ऑब्जेक्ट पे उसको दिखाती है। तो लाइट की वेवलेंथ होती है बच्चों 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। एक यहाँ एक कंसेप्ट होता है बच्चों जिसको बोलते हैं, जैसे मतलब ये हम 12th में जाके थोड़ा और समझेंगे कि मतलब लाइट की वेवलेंथ ना इस ऑर्डर की है, और ये कितना हो जाएगा 4000 गुना 10 की पावर -10, तो कितना हो गया बच्चों ये लगभग, ये 10 की पावर -7 ऑर्डर नहीं हो गया इसका, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -7, -10, 10 की पावर -7 और 10 की पावर -10, ये तो इसके कितने गुना ज़्यादा हुआ, 1000 गुना ज़्यादा हुआ ना, है ना, 1000 गुना छोटा हुआ 10 की पावर -10। तो इसका मतलब जो भी लाइट है ना, लाइट अपने साइज के ही पार्टिकल को इंटरेक्ट करके हमें दिखा सकती है, तो लाइट भी अपने वेवलेंथ के ऑर्डर की चीज़ों को दिखा सकती है। तो इसे देखने के लिए हमें बहुत छोटे पार्टिकल की ज़रूरत है, तो वहाँ हम हाईली ऑप्टिकल जूम होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो हमने एक रफली आइडिया इनडायरेक्ट मेथड से सोचा कि यार क्यों ना हम कोई और तरीका लगाएं। यही सारी बातें लिखी हुई हैं इस पैरा में, ठीक है, इस पैरा में। अब देखो, तो सिंपल मेथड, इसे बोलते हैं ऑलिक एसिड टेस्ट। ऑलिक एसिड एक सॉपी लिक्विड है, लार्ज मॉलिक्यूल साइज, इसका साइज जो होता है 10 की पावर -9 मीटर है, ठीक है। इसकी कुछ खास बात होती है कि हल्का होता है और अल्कोहल में ये घुल जाता है, सॉल्युबल होता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, हम इसकी लेयर, इसका एक घोल बनाएंगे अल्कोहल के साथ, और पानी के ऊपर इसकी एक लेयर बनाएंगे। जैसे आपने देखा ना पानी, चाय में मलाई आ जाती है, ऐसी इस एसिड की एक लेयर बनाएंगे। उस लेयर की थिकनेस को हम ये मानेंगे कि मोनो लेयर है मॉलिक्यूल की, मतलब मॉलिक्यूल ही है इसमें बस। तो उससे क्या होगा, उस थिकनेस को मेज़र करके हम कहेंगे कि इतना ही अंदाज़ा मॉलिक्यूल की थिकनेस रही होगी, ठीक है। मोनो लेयर मतलब जिसमें सिंगल लेयर हो। तो हम घोल बनाएंगे एक अल्कोहल का, उस अल्कोहल के घोल में एसिड होगा, इसका अल्कोहल प्लस एसिड होगा, उसको पानी पे गिराना शुरू करेंगे और एक लेयर बन जाएगी, अल्कोहल उड़ जाएगा, एसिड रह जाएगा, बस उसकी थिकनेस का अंदाज़ा लगाएंगे, वही मॉलिक्यूल की थिकनेस का लगभग साइज होगा। सोचो, तो ये एक सिंपल आइडिया है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, देखो इसमें जो पैरा में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ साइड में, ये सारा कंसेप्ट क्या है। देखो हम क्या करते हैं, घोल बनाते हैं, सॉल्यूशन S1 है, इसमें क्या करा, 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल ली और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, एसिड, और 19 सेंटीमीटर अल्कोहल। अब देखो जरा यहाँ देखो, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ S1 कंटेन 1 सेंटीमीटर ऑफ एसिड, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ S1 कितना होगा, इतना एसिड है मतलब सॉल्यूशन S1 में से, ठीक है। इसको फर्दर डाइल्यूट करते हैं, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन S2 तैयार करते हैं। और 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए 19 सेंटीमीटर क्यूब और जोड़ देते हैं इसमें, तो ये भी 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना S1 है, ये पहले वाला लिक्विड 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ S2 में कितना लिक्विड है बच्चों, S1 वाला
120 इंटू 120 सेंटीमीटर क्यूब। और S1 के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना एसिड है, तो 1/20, ये पहली लाइन से लिखा हुआ है, उसको यहाँ रख दो। तो 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड। मतलब फाइनली समझो, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर S2 का लें हम, तो उसके अंदर 1/20 इंटू 20 यानी कि 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड है। हमने इसे 2 बार डाइल्यूट किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को इसमें भरते हैं ड्रॉपर में। ये देखो, ये ड्रॉपर है, और बूंद बूंद से इस पर गिराना शुरू करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, अल्कोहल तो उड़ जाएगा, अब ये एसिड रह जाएगा नीले रंग का जो देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि रंग नीला है उसका, ये तो हमारी क्रिएटिविटी है। तो ये लेयर रह जाती है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ समझो, मान लो हमने इसकी ड्रॉप ली, एन ड्रॉप ली थी, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम V था। तो ये बेटा इसमें देखो, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन S2 n इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब होगा। और लेकिन ये तो सॉल्यूशन है पूरा, इसमें एसिड कितना होगा, तो 1 मीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब में है 1/400, तो NV इंटू 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। इस ये जो लेयर बनी हुई ना, इसमें एसिड है, ठीक है। यही एसिड, क्योंकि अल्कोहल तो उड़ गया अब इसमें, तो ये एसिड का वॉल्यूम है, जो लेयर है इसका वॉल्यूम है। अब हम इसका वैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी थिकनेस नहीं होगी कोई लेयर की T, और कुछ एरिया होगा, तो एरिया तो इजीली देख के मेजर कर लेंगे हम, भाई कितना एरिया बना है इस लेयर का। तो A इंटू टी, देखो बेटा यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू टी इक्वल टू ये वॉल्यूम, ठीक है। तो T कितना आ जाएगा, एरिया डिवाइड में चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म। तो यहाँ से आप थिकनेस ऑफ लेयर कैलकुलेट कर लोगे। हम ये मान के चलेंगे लगभग मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से वो लेयर बनी है, तो वो पता कितनी आ जाती है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं। यहाँ बीच में एक कंसेप्ट, छोटी सी एक पॉइंट रह गया था कि इसमें ना, ये कई बार ऐसा होता है कि ये पानी से अटैच हो जाए तो डूब जाए, लेयर ना हो, तो उसके लिए इस पर लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हैं, ताकि वो सरफेस के ऊपर ही रहे, नीचे ना जाए, ठीक है। देखा ना, लाइकोपोडियम पाउडर, आप इसको देख सकते हो, लैब में आपके टीचर बताएंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ोगे। यहाँ आ जाते हैं रेंज ऑफ लेंथ। ये क्या होता है बेटा, यहाँ आपको पता है कि बहुत सारी रेंज ऑफ लेंथ है, जिनको हम डेली साइंस में या डेली लाइफ में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 फर्मी होता है बेटा 10⁻⁻15 मीटर। हाँ, एक पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। दुनिया की सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है बच्चों, वो इस ऑर्डर की है, ये साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। और सबसे बड़ी डिस्टेंस बच्चों दुनिया की वो ये है, इसको मानते हैं कि ये साइज़ ऑफ यूनिवर्स है। मतलब 10⁻⁻14 मीटर सबसे छोटी डिस्टेंस, और 10⁻26 मीटर सबसे बड़ी डिस्टेंस। इंटरेस्टिंग बात है ना। अच्छा, कुछ स्पेशल यूनिट ऑफ लेंथ, जैसे 1 फर्मी 10⁻⁻15 फर्मी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। फैक्चुअल डाटा है ये टीचर्स क्लास में नहीं पढ़ाते। ऐसा नहीं कि कोई मतलब वो नहीं पढ़ा सकता, कोई भी, भगवान भी नहीं है सारी चीज़ें सारा फैक्चुअल डाटा पढ़ा सकते हैं आपको। अब ऐसा नहीं कि आप अपने टीचर पर विश्वास ना करो, जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम 1 10⁻⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU है, ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, इसकी वैल्यू इतनी होती है बच्चों। लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, बच्चा जानता है। एक 1 पारसेक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वैल्यू है, इसको बच्चे टाइम की यूनिट मान लेते हैं, आपके 11th के टीचर जरूर देते हैं पेपर में। 1 पार सेकेंड होता है बच्चों, 1 पारसेक इसको बोलते हैं कि जैसे ये क्या करती है, अर्थ है, is the distance at which average radius of earth's orbit sustain an angle of 1 arc second। मतलब जैसे ये सन है, ये हमारी अर्थ है, 1 सेकेंड एंगल बनाया, मान लो 1 सेकेंड एंगल पता है ना, ये अभी पीछे पड़ गया है। ये जो लेंथ बनाता है बच्चों, ठीक है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो होगी 1 सेकेंड एंगल बनाने के लिए, अर्थ जो घूम रही है ऐसे सन के चारों ओर, दैट लेंथ इज कॉल्ड 1 पारसेक, ठीक है बेटा। ये जो प्रोग्राम मैंने चलाया, मुझे लगता है इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। बाकी देखो बच्चों, आपकी डिपेंड करता है कि आप इसका कितना बेनिफिट उठाते हैं। देखो ये सारी चीज़ दे रखी हैं, ये एक टेबल दे रखा है बच्चों यहीं पे ही,
साइज ऑफ अ प्रोटॉन वही 10⁻⁻15 से शुरू हुआ, और कहाँ तक पहुँचे हम बच्चों, यूनिवर्स 10⁻26। ज़्यादा क्लियर नहीं देख रहा है इसमें, लेकिन याद रखें जो मैंने आपको बताई। अब मेजरमेंट ऑफ मास, मास की बारी है बच्चों। मास क्या है, इसके बारे में बताया गया कि मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो तो किलोग्राम है, लेकिन और भी बहुत सारी यूनिट है बच्चों। देखो जैसे यूनिफाइड यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास, यू से लिखते हैं, इट इज़ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं डेली लाइफ की। आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, वहाँ आपको अलग यूनिट मिलेगी। आप डेली लाइफ की कोई यूनिट बताओ बच्चों ऐसे, जैसे पाव, एक पाव भिंडी, ये सब, ये भी तो मास की यूनिट है। अब यहाँ पे रेंज ऑफ मास भी पूछा है भाई। जैसे हमने लेंथ की रेंज तो बता दी भाई, सबसे छोटी यूनिट थी 10⁻⁻14 या 15 मीटर न्यूक्लियस के साइज़ की, और सबसे बड़ी 10⁻26। ऐसे रेंज की मास की यूनिट क्या होती है, तो बताया गया कि सबसे छोटा मास 10⁻30 kg, जो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। और बच्चों जो सबसे बड़ा मास है देखो वो है यूनिवर्स का, दैट इज़ 10⁻55। बड़ी बात है, इस पैरा में ये लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आ गए हम रेंज ऑफ मासेस, जो मैंने यही बताया था, ये वाला 10⁻30 और 10⁻55। मास पे ज़्यादा टाइम दिया नहीं इन्होंने, कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा। मेज़रमेंट ऑफ टाइम, मेज़रमेंट ऑफ टाइम के लिए हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा वो सेकेंड है। और ये सीजियम क्लॉक होती है, जिसको एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। इसकी वेवलेंथ से ना टाइम मेज़र करते हैं हम, इसके वाइब्रेशन से, कितनी एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं, वो जो टाइम होता है इतने वाइब्रेशन के लिए, दैट टाइम इज़ कॉल्ड 1 सेकेंड। थोड़ा नहीं समझना भी आपको, क्रिस्टल के वाइब्रेशन है ये। अब इसमें थोड़ा यहाँ पैरा में बताया कि हमारे यहाँ देखो, जो भारत सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी कंट्री, किसी भी लेबोरेटरी की जिम्मेदारी होती है कि यूनिट है जो वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने स्केल बना दिया, वो गर्मियों में बड़ा हो जाता है स्केल, सर्दियों में छोटा, तो ये तो गलत हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, और यूनिट बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि जो प्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम होते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड के 1/10,000 टाइम्स ऑफ 1 सेकेंड के, मतलब उसके उतने छोटे पार्ट पे भी डिपेंड करता है उनका मोशन। तो बहुत यूनिक वैल्यू होनी चाहिए और बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू रिजॉल्व हो। तो इसके लिए ये हमारी लेबोरेटरी काम करती है, NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है। मेंटेन इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, तो भाई ये इनकी जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ IST वगैरह टाइम क्लॉक उसी के हिसाब से चलता है। अब देखो ये सारी बात यहाँ दे रखी है, ठीक, कुछ ज़्यादा खास निकल के नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्चुअल डाटा दे रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा दे रखा है बच्चों। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस पैरा में इन्होंने बताया कि देखो, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेव लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स, मतलब सबसे छोटी जो डिस्टेंस है ना, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस, उनका जो रेशियो 10⁻41 के आसपास आता है। सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है बच्चों, साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना, और सबसे बड़ी डिस्टेंस साइज ऑफ यूनिवर्स। फिर उसने बताया कि एक और मज़ेदार बात है, जो सबसे छोटा टाइम है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल एसोसिएटेड विद द इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इज अबाउट, वो भी टाइम 10⁻41, मतलब दुनिया का सबसे छोटा टाइम और सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन, उसका रेशियो भी 10⁻41 के आसपास है। गजब बात है। फिर उन्होंने बताया दुनिया का सबसे बड़ा मास, सबसे लार्जेस्ट मास क्या है, यूनिवर्स का मास, और सबसे हल्का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। उसका रेशियो देखो बच्चों, 10⁻41 का स्क्वायर। इसे कहते हैं खूबसूरती, है खूबसूरती, ब्यूटी ऑफ फिजिक्स और ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब यही ऑर्डर आ रखा है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये प्योरली एक्सीडेंटल है या क्या है, कोइंसिडेंस है, ये बारे में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आप सोचें, ठीक है, आप जानें। तो ये मज़ेदार बात थी, यानी कि क्या बताया मैंने, दुनिया का सबसे बड़ी डिस्टेंस और सबसे छोटी डिस्टेंस का रेशियो, सबसे बड़ा टाइम ड्यूरेशन और सबसे छोटा ड्यूरेशन वो रेशियो, और सबसे लॉन्ग डिस्टेंस, सबसे लार्ज मास और सबसे स्मॉल मास, वो भी यही होगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा। अब आगे हमारा दूसरे पार्ट में हम जंप कर जाते हैं यहाँ से,
ये है एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। ठीक, इस पैरा में आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बताया और एरर के बारे में। एरर क्या होती है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हमेशा अनसर्टेनिटी होगी कुछ ना कुछ, तो अनसर्टेनिटी का मतलब एरर। और क्या कह सकते हैं आप, एरर का मतलब ये भी होता है बच्चों ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो आप मेज़र करते हो उसे बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, और जो आप एक्चुअल वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रू वैल्यू। इनकी डिफरेंस को बच्चों हम एरर बोलते हैं। ठीक है, ये बात इस पैरा में समझाई गई। फिर यहाँ समझाया गया बेटा हमें इतने में कि चलो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में समझते हैं। एक्यूरेसी होती है कि आप कितना, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना पास है, तो जितनी क्लोजनेस होगी आपकी ट्रू वैल्यू के साथ दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसीजन क्या होता है बच्चों, प्रिसीजन के दो तरीके होते हैं समझने के। पहला होता है ऑर्डर ऑफ रिजोल्यूशन, आप कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को भी मेजर कर सकते हो। मतलब जैसे आप स्केल से मेजर करते हो तो कितना 1 मिलीमीटर छोटी वैल्यू होती है, स्क्रू गेज से करते हो बच्चों तो कितनी मेजर कर सकते हो 10 की पावर -2 मिलीमीटर। तो ये हाईली रिजॉल्व है, इसमें रिजोल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इससे सही मेजर कर जाए कोई, भाई किसी को मेजर कहीं नहीं करना आता तो हो सकता है इससे भी एरर ले आए वो, है ना। कोई समझदार है तो 1 मिलीमीटर से भी सही मेजर कर सकता है ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से। तो मतलब प्रिसीजन का मतलब हाईली रिजोल्यूशन। और इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हो, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये लिखा मैंने क्लोजनेस इन मेजर्ड वैल्यू। जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अगर वो वैल्यू आपकी पास पास आ रही है तो दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज होना, यानी कि आपके तुक्के नहीं चल रहे हैं, आप सही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने, उसके थ्रू समझाया इस पैरा में उन्होंने बताया कि देखो ट्रू वैल्यू इक्वल टू मान लो ये है, तो एक बच्चे की रीडिंग है 3.5 सेंटीमीटर और दूसरे बच्चे की रीडिंग है 3.38 सेंटीमीटर। तो देखो इस वैल्यू के पास वाली वैल्यू कौन सी है ये, तो इट इज़ ट्रू वैल्यू, मतलब इट इज़ एक्यूरेट वैल्यू, मतलब मोस्ट एक्यूरेट। इन दोनों में एक्यूरेट ये है क्योंकि ये 3.6 के आसपास है। दूसरे बच्चे ने जो मेज़र किया वो कम डिफरेंस है काफ़ी, तो लेस एक्यूरेट है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं प्रिसाइज कौन है, तो ये जिस डिवाइस से मेज़र करा होगा उसकी लेंथ वो कितनी मेज़र कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर। देख लो, देख के नहीं पता लग रहा है 3.5, सबसे छोटी डिस्टेंस वो इतनी मेज़र कर सकता है, इसका लीस्ट काउंट है ये। और जिस बच्चे ने ये मेज़र किया है वो कितनी वैल्यू मेज़र कर सकता है 0.101 सेंटीमीटर, ये उससे भी छोटी वैल्यू है ना। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू मेज़र कर रहा है, तो ये मोर प्रिसाइज है। तो R2 जो रीडिंग है वो मोर प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज इसको बोलते हैं। मोर प्रिसाइज होना मतलब हाईली रिजॉल्व होना। लेकिन ये वैल्यू जो है बच्चों ये मोस्ट एक्यूरेट है, रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1.0 मीटर और 1.00 मीटर, तो आपको तो लगेगा भाई सर एक ही वैल्यू है, लेकिन ये मोस्ट प्रिसाइज है, हाईली रिजोल्यूशन है। ये मतलब 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से को भी मेज़र कर सकता है, ये 1 मीटर के 10th पार्ट को मेज़र कर सकता है, ये लेस प्रिसाइज है। उम्मीद करता हूँ इस पैरा से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ टाइम इंटरवल दे रखे हैं बेटा कि टाइम स्पेन जो होते हैं ना लाइफ में, सबसे छोटा टाइम क्या होता है, तो जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, इस टेबल को भी पढ़ा दूँ, वो थोड़ा बीच में आ गया ये उधर से। तो सबसे छोटा टाइम ये माना जाता है कि एक अनस्टेबल पार्टिकल इतनी देर के लिए जिंदा रहता है, फिर वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। और एज ऑफ यूनिवर्स है 10 की पावर 17, तो इनका रेशियो भी 10 की पावर -41 के आसपास आता है, जो भी बताया था ना। तो मज़ेदार बात है ये यूनिवर्स की, हमारे नेचर की। ठीक है, तो बच्चों ये हमने यहाँ प्रिसीजन वगैरह पढ़ा। ठीक है, अब ये चलता आ रहा था ना इधर से पैरा, यहाँ से हमने ये पढ़ा एक्यूरेसी प्रिसीजन, और फिर हम यहाँ आ गए। अब देखो, अब हमने यहाँ समझा बच्चों हमारे पास ना एरर जो होती हैं उनके टाइप देख रहे हैं और उनके कॉज भी कि भाई किस वजह से आती हैं। ठीक है, तो पहली एरर होती है बच्चों सिस्टमेटिक एरर, मैंने उसको यहाँ लिख दिया। सिस्टमेटिक एरर बेटा 3 टाइप की होती है, इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन इन टेक्निक, पर्सनल एरर। इन्होंने बताया कि जो सिस्टमेटिक एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, ऐसा नहीं है, वो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ऐसा नहीं कि कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव। इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, ये वन डायरेक्शन में चलती है एरर। जैसे पहले इसका मतलब समझेंगे, ये 3 टाइप होते हैं सिस्टमेटिक के, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है जैसे स्प्रिंग है, आप वेइंग मशीन है, उसका स्प्रिंग खराब हो गया, ढीला हो गया, तो एरर आएगी ना। तो ये जो एरर आएगी ये हमेशा कोई भी वेट रखोगे ज़्यादा मेजर होके आएगा,
तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशन में। ऐसा नहीं कि कभी किसी का कम आ जाएगा वेट, कभी किसी का ज़्यादा ना, जो आएगा वो बढ़ के ही आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। दूसरी होती है इम्परफेक्शन इन टेक्निक। अच्छा, उसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे बच्चों, जैसे थर्मोमीटर ख़राब हो जाए, ठीक है, और जैसे वर्नियर कैलिपर स्केल होता है, जो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज ये 0 एरर दे रहे हो, ठीक है, तब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती हैं, ठीक। स्प्रिंग खराब हो जाना, ये सब एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, इन्होंने बताया कि मतलब आपकी टेक्निक ही ख़राब हो, मान लो आप जो चीज़ मेज़र कर रहे हो, जैसे थर्मोमीटर तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे को थर्मोमीटर दिया जाता है तो उसको यहाँ रखा जाता है, क्यों सर? क्योंकि बच्चा खाना ले भाई, मुंह तोड़ ना ले उसको दांत से, तो बचाने के लिए, सेव करने के लिए। लेकिन अब इस केस में रीडिंग तो कुछ गलत आएगी ना, तो क्या इंस्ट्रूमेंट ख़राब है? नहीं। तो भाई ये जो एरर आती है ये टेक्निक की इम्परफेक्शन की वजह से है। और भी एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ, जैसे जो ह्यूमिडिटी वगैरह अफेक्ट डालती है हमारे एक्सपेरिमेंट पे, उनकी वजह से, है ना, वो भी इम्परफेक्शन इन टेक्निक। या जैसे आप यहाँ से अपने घर से अपने स्कूल की डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हो, तो 2-3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? जीपीएस का इस्तेमाल करो। लेकिन पुराना तरीका क्या था कि स्कूटर के ओडोमीटर से मेज़र करो, तो ओडोमीटर की रीडिंग सही नहीं आएगी क्योंकि आप स्कूटर इधर उधर भी गया होगा, जीपीएस तो सही से एकदम डिस्टेंस बताएगा, है ना। तो ये जो, अब ये थोड़ा कि स्कूटर का आपका ओडोमीटर ख़राब था, ख़राब क्या था? टेक्निक ख़राब थी, ठीक है। तो ऐसी एरर को इम्परफेक्शन इन टेक्निक में लाते हैं। पर्सनल एरर होती है तीसरी। पर्सनल एरर होती है बच्चों जब केयरलेसनेस हो, मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि एक्सपेरिमेंट कैसे करें, आलस में हो, टेस्ट ट्यूब धोना चाहते हो, धो नहीं रहे हो, बिना टेस्ट ट्यूब धोए उसमें केमिकल डाल दिया, धो दी तो उसमें पानी नहीं साफ़ किया, तो ये सारी एरर पर्सनल एरर में आती है। इनके एग्जांपल दे रखे हैं। पैरेलैक्स बता रखा है कि जब आप कोई रीडिंग देखो तो बिल्कुल सामने आके उसके पॉइंटर के सामने से देखो, अगर तिरछे देखो तो रीडिंग कुछ अलग आएगी। तो ये जो ऐसे देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स एरर, ठीक है। तो ये तीनों एरर बच्चों सिस्टमेटिक एरर में आती है। सिस्टमेटिक एरर को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? तो हमें बताया गया कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से कर सकते हैं, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं, है ना, और हम बढ़िया से जो करेक्शन किए जा सकते हैं सेटअप बनाने में, एक्सपेरिमेंट का सेटअप, उनको केयरफुली होके करें, तो ये एरर मिनिमाइज़ हो जाती है, ठीक है। दूसरी एरर है बेटा रैंडम एरर। रैंडम एरर का कोई तरीका नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन की वजह से होती है, ठीक है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका दोस्त आया, आप केमिकल डाल लेते टेस्ट में, वो आया दोस्त, भाई क्या कर रहा है, केमिकल ज़्यादा गिर जाएगा नहीं, तो ऐसी एरर को बोलते हैं बेटा रैंडम एरर, ठीक है। ये इनपरफेक्शन इन टेक्निक की वजह से ये अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन की वजह से होती है। जैसे आप यहाँ इस पैरा में लिखा हुआ है कि जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अचानक वोल्टेज फ्लक्चुएट कर जाए, तो आपको थोड़ा ही पता था ऐसा होगा, तो इसकी वजह से ये एरर रैंडम एरर होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, ये बढ़ के भी आ सकती है वैल्यू, घट के भी। तो इसको मिनिमाइज़ करने का तरीका है कि आप डिफरेंट रीडिंग लो, बहुत सारी रीडिंग लो, तो उनका एवरेज ले लो, तो प्रिसाइज वैल्यू ले लो उनमें से। जैसे बहुत सारी रीडिंग ली, जो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है उनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बात बताई गई। अब आया लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट एरर होता है, जैसे यहाँ पे हम समझें, सबसे पहले तो हम देखें कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट होता है जो सबसे छोटी वैल्यू मेज़र की जा सकती है किसी डिवाइस से। जैसे जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है, वो सबसे छोटी वैल्यू मेज़र क्या करता है, बताओ बेटा? वो मेज़र करता है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से छोटी डिस्टेंस अगर आप स्केल से मेज़र करोगे तो एरर ही आएगी, तो दैट एरर विल कम अंडर लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स है, वो 0.01 सेंटीमीटर करता है, तो अब जो एरर आएगी दैट इज़ लीस्ट काउंट एरर। अब ये थोड़े कि इंस्ट्रूमेंट खराब है, उसकी लीस्ट काउंट ही उतनी है, तो ऐसी एरर को लीस्ट काउंट एरर को बोलते हैं। तो इसको सुधारने के लिए हमें हाईली रिजोल्यूशन वाले डिवाइस यूज़ करने होंगे, जिनकी प्रिसीजन अच्छा होगा, है ना। प्रिसाइज होना मतलब वही रिजोल्यूशन अच्छा होना। तो ये सारी बात इस पैरा में लिखी हुई है, ठीक है, समझाया बच्चों। और अब क्वेश्चन आया कि ये सारी एरर आ गई, ठीक है, 3 टाइप की एरर। इसके बाद अब हमने समझा कि भाई अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, तो उसमें ये हम ट्रू वैल्यू एरर कैसे देखते हैं, ठीक है। तो यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, अब देखो मैं इस पैरा को पढ़ रहा हूँ, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ETC we can reduce the least count error repeating the observation several times and taking the arithmetic mean of all these observations. The mean value would very close to the true value of the measured quantity. जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत सारी वैल्यू बिल्कुल सही से एक्सपेरिमेंट करके, प्रिसाइज वैल्यू करके,
वैल्यू कैलकुलेट कर ली और उनका एवरेज जो आप ले लोगे तो वो लगभग ट्रू वैल्यू के आसपास आएगा, ठीक है, उसी को ट्रू वैल्यू आप मान लेंगे। देखो इसी बात को यहाँ इस पैरा में समझाया गया है। देखो बेटा, जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपकी रीडिंग आई, मेजरमेंट है ये A1 A2 A3 AN, ठीक है, तो आपने इसका अर्थमेटिक मीन ले लिया, तो ये जो वैल्यू आई बच्चों दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू। देखो मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश करी है, तो ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, इन सब का मीन ले लिया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये अर्थमेटिक मीन आ गया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो ये रीडिंग आई थी ना, जैसे A1 A2 A3, इन केसेस में कितनी एरर आई थी। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं हर केस में, ये तो मीन वैल्यू है बेटा, है ना, हम हर केस में, जैसे पहली वैल्यू थी A1, दूसरी वैल्यू है A मीन, इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज A1 माइनस A मीन। दूसरी एरर जो होगी डेल्टा A2 दूसरे केस की, इस वाले की, ये A2 माइनस ट्रू वैल्यू। ऐसे हर केस की एरर पता कर ली, जो ये 5-7 आपने रीडिंग ली थी, n रीडिंग्स ली थी ना, ये इन सब की एरर कैलकुलेट कर ली यहाँ से, ठीक है बेटा, कैलकुलेट हो गई। इनका फिर एवरेज लिया जाता है बेटा। देखो ये सारी एरर थी ना, देखो इनका मैग्नीट्यूड के साथ एवरेज, मतलब डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस ऐसे करके डेल्टा AN, मैग्नीट्यूड प्लस आ रहा है, कोई माइनस नहीं, सबको प्लस कर देना, अपॉन n से डिवाइड कर देना। इसको बोलते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो, और यहाँ बताया गया इस लाइन में कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक रीडिंग में हमेशा जो वैल्यू आएगी, जैसे ट्रू वैल्यू A मीन है तो प्लस एरर कर दो, तो डेल्टा A मीन है ना, ये एरर है, और दूसरी में क्या करो, मीन माइनस एरर। तो जो आपकी वैल्यू आएगी ना, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, वो इन दो वैल्यू के बीच में ही आएगा। भाई आपने एक एवरेज एरर पता कर ली है ना, और एवरेज वैल्यू पता कर ली, तो उससे जोड़ा, और एक बार एरर घटा दी, भाई बढ़ के भी आ सकती है एरर, घट के भी, तो कोई भी रीडिंग आएगी इन दो वैल्यू के बीच में आएगी। समझ में आया बेटा। अब रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये क्या होता है, तो यहाँ बताया गया कि अगर आपको पहले तो फ्रैक्शनल एरर समझो, कि जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर लिया हर केस की एवरेज लेके, अगर अपॉन ट्रू वैल्यू कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर होती है बच्चों यूनिट वैल्यू में कितनी, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ आपको। अब रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर में इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देना 100, तो ये रिलेटिव एरर बन जाएगी। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कॉमन सेंस का, 10 सेंटीमीटर है, आपने उसको 12 सेंटीमीटर कर दिया, तो कितने का चेंज आया, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, इतनी की एरर आई ना। 10 सेंटीमीटर था, आपने उसकी वैल्यू मेजर करी 12, तो एरर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं कि अगर ये वायर 1 सेंटीमीटर का होता तो कितनी एरर आती, तो सोचो बच्चों, 1 सेंटीमीटर का होता तो सोचो, आप कॉमन सेंस लगाओ, 0.2 सेंटीमीटर ना होती, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है 10, 2/10 करना 0.2 आएगा। तो ये जो यूनिट वैल्यू में एरर आती है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। और अगर मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब है कि अगर ये वायर 100 सेंटीमीटर का होता, 100 यूनिट होती इस क्वांटिटी की, तो जो एरर होगी दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। समझ में आ गया बेटा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, ठीक है। और ये बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, ये वाला 2.7, उसको आप समझो। मैं आपको यहाँ ये एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ थियोरेटिकल, ये पता होना चाहिए आपको। इस एग्जाम्पल में 2 घड़ियाँ दे रखी हैं, क्लॉक 1 क्लॉक 2। बताया कि डेली 12 बजे इनकी रीडिंग ली जाती है दोपहर के टाइम, ठीक है। पहली घड़ी जो है मंडे में ये टाइम दिखाती है, और दूसरी घड़ी है, मतलब दूसरे वाली घड़ी है, ट्यूसडे को ये वाली घड़ी ये दिखाती है, दूसरी घड़ी ये टाइम दिखाती है। इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, विच ऑफ द 2 क्लॉक विल यू प्रेफर। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपको टाइम इंटरवल की जरूरत है, टाइम नहीं देखना, आपको टाइम इंटरवल चाहिए। आपको 1 घंटे का 2 स्टॉप वॉच बनानी है मान लो आपको, तो कौन सी घड़ी प्रेफर करोगे। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान दो, ये 12 बजे दिखाती है एक दिन, अगले दिन 12:01 है ना, उससे अगले दिन 11:59, इसमें अगले दिन लगभग 1 मिनट 10 सेकेंड का अंतर आता है इसके टाइम में फ्लक्चुएशन। समझ रहे हो बेटा।
सोमवार और मंगलवार के दिन जो सोमवार को टाइम दिखाया था, अगले दिन वो ठीक 12 बजे लगभग 1 मिनट 15 सेकंड का अंतर दिखा रही है। ये घड़ी देखो, 15 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है, 10:15 12 बजे के टाइम। अगले दिन इसमें जो एरर है ना, लगभग कम करी है ना इसने, 7 सेकंड का अंतर है बस पिछले टाइम में, मंडे वाले टाइम में और इसमें बहुत कम फ्लक्चुएट हुआ है। इसमें देखो 1.5 मिनट के आसपास, 1 मिनट 10 सेकंड, और इसमें कितना 7 सेकंड का। आप सारी रीडिंग देख लो ध्यान से देखना जरा, और इसकी सारी रीडिंग देखना। इसमें जो फ्लक्चुएशन है 1-1 मिनट का है, कभी 10 सेकंड का, कभी 1 मिनट, कभी 1.5 मिनट, और इसमें जो फ्लक्चुएशन है वो 4-5 सेकंड का है बच्चों, ठीक है, 10 सेकंड मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये मोर प्रिसाइज है, प्रिसीजन ये भी मतलब निकलता है, ये ज़्यादा प्रिसाइज घड़ी है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। भले ही 10 दिखा रही है 12 बजे की टाइम पे, लेकिन फ्लक्चुएशन कम है तो स्टॉप वॉच बनाई जा सकती है इसके, है ना। तो बच्चों ये मज़ेदार बात थी। इसके बाद ये सोल्ड एग्जाम्पल है, जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया कि एवरेज लेना है ऐसे, बिल्कुल उस पर बेस्ड है, आप खुद करोगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पहले मैं ये बता दूँ, ये अगले पेज का पैरा है, 26 पेज पैरा में क्या लिखा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग सी बात लिखी हुई है कि मान लो मैं आपको एक कर्व लाइन दे दूँ ऐसे, और कहूँ मतलब पेपर पे या बोर्ड पे खींच दूँ और कहूँ कि इसकी लेंथ बताओ, तो क्या तरीका है। तो सोचो आप ज़रा, वीडियो बंद करके सोचो कि ऐसे कोई कर्व आपकी दीवार पे, आप बोर्ड पे खींच दी लाइन, और उसकी लेंथ बतानी है, कैसे बता सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि देखो उसके ऊपर ना एक धागा रख दो, बिल्कुल वैसी शेप में चिपका दो। मान लो बोर्ड पे तो रखा नहीं जाएगा, अगर ऐसे कॉपी पे बनाई है लाइन तो उस पर धागा बिल्कुल उसके साथ साथ रख दो। अब उस धागे को उतनी लेंथ रखो इतनी लाइन की है, ऐसे उतने ही साइज़ तक उसको ढकने के लिए बस, और बस उस धागे को सीधा करो, वो लेंथ मेज़र कर लो स्केल से, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारी ज्योमेट्री है, सब किसी कंट्री का मैप है, ये सब इनको मेज़र करना बड़ा सिर का दर्द है। इन्होंने किसी कंट्री की घटनाएं बता रखी है कि फ्रांस है, और बच्चों एक और कंट्री है बेल्जियम। इनके जो सरकारी आंकड़े हैं, उन्होंने अपने एरिया वगैरह बता रखे, अपनी ट्रैक बता रखी है, अपने बॉर्डर काउंट कर रखे हैं, वो गलत, मतलब उनमें कन्फ्यूज़न है, तो वो सही से मेज़र नहीं हो पाए। समझाए बात, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हमारे इंडिया का मैप ही है, अगर उसको हम मेज़र करें तो बड़ा बहुत साइंटिफिक बड़ा हेडेक है इस बात को। ये बात समझाई गई है इस पैरा में, ठीक है, आप रीड कर सकते हो। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे आ गए हम। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता है बच्चों, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, आपने इसकी लेंथ मेज़र करी और ब्रेथ मेज़र करी, दोनों में एरर है। अब आप इसका एरिया मेज़र करोगे L/B तो भी एरर आएगी, और अगर आप इसका पेरीमीटर मेज़र करोगे तो 2 × L+B, इसमें भी तो एरर आएगी। तो इसको बोलते हैं एरर कंबाइंड होना, एडिशन में हुई है एरर कंबाइंड, या मल्टीप्लाई में से डिवाइड में हो सकती है, सब्ट्रैक्शन में हो सकती है, ये बात है। तो पहले एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया कि एरर ऑफ सम और डिफरेंस। मान लो कोई दो क्वांटिटी आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो उसमें एरर कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, कंबाइंड कैसे होती है। तो जैसे हमारे पास दो क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब पहले तो समझो किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं लिखूँ 10 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, इसका मतलब 10 मीटर इसकी ट्रू वैल्यू है और ये इतनी एरर के चांस है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10.2 मीटर होगा, नहीं होगा, सोचो। तो ये और 10 - 2 यानी कि ये हो सकता है 9.8 मीटर भी हो सकता है अगर माइनस करें। तो ये पूरी मेजर्ड वैल्यू होती है और इसमें ट्रू वैल्यू है और एरर ही है। तो किसी भी नंबर को ऐसे लिखा जाता है बेटा, a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो जैसे इस स्टेप में लिखा हुआ है कि z इक्वल टू a प्लस बी लिखा है, मान लो एज वी हैव मेजर्ड वैल्यूज। देखो अगर ट्रू वैल्यू होती तो हम ऐसे लिखते, लेकिन हम तो भाई हमारे पास होती नहीं ना ट्रू वैल्यू। हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है बेटा, मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू है तो क्या लिखा जाएगा इसका, a की जगह क्या लिखेंगे हम, a प्लस डेल्टा ए, b की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। तो z भी तो ऐसे ही आएगा एरर के साथ, अब तो z प्लस माइनस डेल्टा ए। अब हमने कैलकुलेट किया a b को इकट्ठा लिख लिया, डेल्टा ए और डेल्टा बी ऐसे। अब a प्लस बी क्या कह रहा है कि हम तो z है, पहली इक्वेशन से मैंने a प्लस बी की जगह z रख दिया। अब z लेफ्ट वाले z से कट गया, तो डेल्टा z कितना आ गया बेटा ये, और इसमें प्लस माइनस कॉमन ले लिया। तो इसमें हमें पता लगा कि अगर दो नंबर को आप जोड़ रहे हो तो उनके बीच में एरर भी जुड़ती है। यहाँ कुछ ऐसा है जैसे आपने अपने दोस्त को थप्पड़ मार दिया किसी बात पे, आपको लगा यार गलत बोल रहा है, ये थप्पड़ मार दिया, फिर आपको लगा यार ये तो गलत हो गया,
आप उसके लेफ्ट गाल पे थप्पड़ मारो तो थप्पड़ कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, थप्पड़ बढ़ते हैं। तो एरर हमेशा बढ़ती है, ठीक है, एरर हमेशा बढ़ती है। तो z इक्वल टू के ए प्लस माइनस बी, चाहे दो नंबर घटाना चाहे जोड़ना, एरर हमेशा जोड़ी जाएगी दो नंबर के बीच में। के क्या है, कोई न्यूमेरिकल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये नंबर है तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा, मुझे एरर पता करनी हो तो 2 इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, ठीक है, इस फॉर्मूले बेस पे लिख दिया। चाहे अगर आप घटा रहे हैं तो भी यही होगा, मान लो यहाँ माइनस हो, क्वांटिटी के बीच में माइनस हो सकता है, एरर के बीच में माइनस नहीं होगा, यहाँ तब भी प्लस होगा, ठीक है, ये बात समझाई गई। देखो यहाँ एक एग्जांपल लिया था उन्होंने, टेम्परेचर का डिफरेंस लिया था, तो एरर 0.5 थी, 0.5 जोड़ दी, देखो 1 कर दी। और मेरे जैसा नाड़ी क्या करेगा, एरर अच्छा घटा रहे नंबर तो एरर घटा देगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो देखो यहाँ रूल लिखा हुआ है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ठीक है, ये रूल लिख दिया डिराइव करने के बाद। अब देखो बेटा, अब इधर चलते हैं, अब ऐसे जैसे सपोज z इक्वल टू ए बी एंड द मेजरमेंट वैल्यूज ऑफ, ये दो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई का एग्जांपल लिया ये वाला, ए z इक्वल टू ए इंटू बी, लेकिन हमारे पास तो मेजर्ड वैल्यू होती है, तो a प्लस माइनस डेल्टा है और b की वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो z कितना हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। मल्टीप्लाई करो बेटा इनको, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई अब ए बी की जगह, अब मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को ए बी से डिवाइड कर दिया। सर क्यों किया, पता लगेगा अभी। जैसे इसको ए बी से डिवाइड किया तो ए बी से ए बी कट गया, यहाँ ए बी से डिवाइड किया ये कट गया, यहाँ बी से बी कट गया। और बच्चों ये बहुत छोटी वैल्यू है, क्यों सर, क्योंकि एरर इंटू एरर 0.2 इंटू 0.2 0.04 और छोटा हो जाता है, और बड़ी वैल्यू नीचे है, तो ये बहुत छोटा है। और ये नहीं कि छोटी वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है काफ़ी, तो इनके मुकाबले में छोटी वैल्यू है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको हटा दिया। अब देखो, और यहाँ 1 हो गया था, यहाँ पे z ए बी तो होता है, कट के ये 1, तो 1 और ये 1 ये भी कट जाएगा, तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी आ गया। यानी कि यहाँ पे हमें पता लगा कि जब कोई दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना, जैसे यहाँ z इक्वल टू ए बी था, तो उनकी जो एरर होती है बच्चों, कौन सी एरर, उनकी जो रिलेटिव एरर होती है या फ्रैक्शनल एरर जो होती है, वो सिंपली ऐड हो जाती है, ठीक है, यहाँ फ्रैक्शनल एरर में रिलेशन है। फिर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिया कि जैसे z इक्वल टू ए बी है या a बाई बी हो, मतलब चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई, हमेशा फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स। साथ में इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि देखो, अगर जैसे देखो एरर, तीसरा पॉइंट है, एरर इन केस ऑफ मिजर्ड क्वांटिटी रेज अ पावर ऑफ z इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। तो उन्होंने कहा देखो मान लो z इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो क्या करोगे बेटा, z की जगह ए स्क्वायर को a इंटू ए, और इसका a इंटू ए का क्या बना दो, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए, इसको जोड़ के क्या बन जाएगा, 2 डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, मतलब हमें यहाँ समझ में आया, देखो यहाँ रूल लिख दिया, द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर k इज द k टाइम्स रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। मतलब जैसे ये x इक्वल टू, कहीं z इक्वल टू ए क्यूब लिखा है, इसकी पावर 3 है, तो इसकी जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो क्या होगी, 3 डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, समझ में आया बच्चों। एक बच्चा कहता है सर अगर फॉर्मूला ऐसे लिखा हो x की पावर a, y की पावर b, c की पावर d, ठीक है, मतलब o, z की पावर c, ऐसे, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा डेल्टा z बाई z, और जो भी पावर होगी बेटा वो ऊपर सामने आ जाती है, तो a की पावर सामने आ जाएगी डेल्टा x बाई x। अगले स्टेप में यहाँ लिखते हैं, जगह कम है, b डेल्टा y बाई y प्लस c डेल्टा z बाई z। समझा, माइनस नहीं आएगा सर, ये नीचे था ऊपर जाके, गलतियों के बीच में कभी माइनस नहीं आता बच्चों, ठीक है, तो गलतियों के बीच में कभी माइनस नहीं आता। तो हमने ये सीखा अब तक। अब हम कहाँ पहुँच गए, एनसीईआरटी के इस पॉइंट तक, और ये एग्जाम्पल हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए। तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत रिपीट होता है। अब बच्चों आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई एनसीईआरटी को फास्ट आपको रिवाइज़ करा दिया, हर पेज पे क्या लिखा है ये समझाया।
ऐसी अगर आपको लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे, ताकि मैं आपका फ़ायदा कर सकूं और इसको आगे बढ़ा सकें हम, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका इसमें फीडबैक मिलेगा, तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और मेरी तो इच्छा है कि मैं इसको पूरे सिलेबस को, आपको 11वीं 12वीं को पूरे आखिरी तक आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँ एनसीईआरटी, जिससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको भी, सबको। और इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करें। बाय बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।